अक्सर लग जाती है काई आंगन में, चोटिल हो जाती है माई आंगन में। दोनों भाई मिलजुल कर ही रहते हैं, दोनों भाई मिलजुल कर ही रहते हैं, मिलकर ही दीवार उठाई आंगन में। वाह वाह। आभार सर। और बेटा शहर गया, बेटी ससुराल गई। बेटा शहर गया, बेटी ससुराल गई, आकर बैठ गई तन्हाई आंगन में। वाह वाह। बहुत आभार। और चाचा ताऊ लड़ने गए कचहरी को। चाचा ताऊ लड़ने गए कचहरी को, मिल बैठी है चाची ताई आंगन में। क्या बात। भाई साहब इमली लेकर आए हैं, भाई साहब इमली लेकर आए हैं, कब खेलेंगे कुंवर कन्हाई आंगन में। और अंतिम शेर है कि सारा घर सहमा सहमा सा लगता है, सारा घर सहमा सहमा सा लगता है, फिर से कुबड़ी दासी आई आंगन में। बहुत आभार। नमस्कार। यह है उत्तर प्रदेश के रहने वाले ज्ञान प्रकाश आकुल जी की लेखन। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज पूर्णिया बिहार से प्रकाश मणि प्रबोध जी सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय राज दादा राज और विजयानंद सर द्वारा सहितवर को वार प्रदान किया जाए। अब आज की प्रस्तुति हेतु मैं प्रकाश मणि प्रबोध जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। स्वागत है। स्वागत। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। और मैं पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन मेरे परिचय से पहले मैं अपने परिवार का परिचय देना चाहूँगा। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं महर्षि परमहंस जी महाराज का पोता हूँ और यह मुझे कहलाने का श्रेय मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस वंश में भी जन्मा हूँ जिस वंश के महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं और उनकी पूजा हर जगह के लोग करते हैं और उस वंश में अभी हम लोग हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। साहित्य का क्षेत्र मेरे लिए जो भी हो आगे, वो तो मेरे ऊपर निर्भर क्या करेगा या भाग्य के हिसाब से क्या मुझे मिल पाएगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे लिए बचपन में ये उपलब्धि है, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कुल में जन्मा हूँ जिसमें महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्म हुआ। तो आज आप लोगों ने, आप प्रबुद्ध जनों ने मुझे अवसर दिया है। पुष्प रंजन सर से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया है और मुझे काफ़ी हार्दिक प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में जोड़ा। तो आज मैं अपनी प्रस्तुतियों में, हालांकि बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत लोगों से मेरा जुड़ाव है, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते और मैं अभी हाई स्कूल का शिक्षक हूँ, उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाता हूँ। तो मुझे खुशी होगी कि आज जो मैं 5 कविताएं आप लोगों को सुनाऊंगा तो वे उन्हीं किताबों से संकलित हैं, उन्हीं किताबों से मैं रोज पढ़ाता हूँ। वो मेरा हिस्सा है और मैं उस किताब का हिस्सा हूँ एक शिक्षक होने के नाते, जिसके कारण मुझे वो कविताएं बहुत प्रिय हैं। और आप लोगों ने जो विषय का चुनाव किया था उसी के हिसाब से मैंने वो कविताएं रखी है। तो आशा करता हूँ कि मैं अपना समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आप लोगों को सुनाऊं। पहली कविता है राजेश जोशी जी, कौन नहीं जानता होगा उनको, अभी हम लोगों के बीच हैं।
उनकी कविता जो मैं पढ़ाता हूँ अपने विद्यालय में, उसका नाम है रुको बच्चों। उस कविता का नाम है रुको बच्चों। कवि कहते हैं, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। वो जो सर से जाती सफेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। दिन, महीने और कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी जरूरी फाइल को खिसकने में। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश को कार से निकल जाने दो। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश को कार से निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कई बार तो पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी, और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला, इनकी अदालत का फैसला। रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल भी मत करो। उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो। वो पैदल चले या कार में, वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। और यह बात है कि जहां घटना घटती है वह पहुंचता है वहां सबसे बाद में। यह सबसे बड़ी बात है, वह पहुंचता है वहां सबसे बाद में। अंतिम पंक्तियों में राजेश जोशी जी लिखते हैं, रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे। रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे। बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट। उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठ जाने में लग जाते हैं कई मिनट। उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज। उनकी गाड़ी तो भय में भागी जाती है इतनी तेज। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो। इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। क्योंकि इन्हें जल्दी जाना है लेकिन कहीं नहीं पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंचना है। तो ये पहली कविता का जो मैंने चुनाव किया था, ये राजेश जोशी जी की कविता है। मैं इसे विद्यालय में पढ़ाता हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सबों के सबक किया प्रस्तुत कर रहा था। अगली कविता का जो मैंने चुनाव किया है वो मैं पढ़ाता हूँ, दोहे के रूप में है। हालांकि मैं इसका गायन ठीक ढंग से अभी नहीं कर पाऊंगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल था, आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहला काव्य का जो काल था, उस समय के उनके एक चर्चित कवि थे प्रेमघन जी। और प्रेमघन जी ने उस समय हम लोगों के रहन सहन, खान पान और अंग्रेजों का जो प्रभुत्व हमारे ऊपर आज तक बना हुआ है, उसके ऊपर जो उन्होंने कुठाराघात करते हुए जो अपनी दोहे को उन्होंने लिखा, इसको मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी स्वागत। दोहे में कहते हैं, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, अब भारतीयता कछु ना अब भारत मां दर्शात। दूसरे दोहे में वो कहते हैं, मनुज भारती देखी को मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के हैं ये क्रिस्तान। तीसरे दोहे में वो कहते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए,
चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाय। ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। अंतिम जो उनके दोहे हैं वो मैं कह रहा हूं। जिनसों संभल सकत नहीं तन की, जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे वे कैसे कैसी खाम ख्याली, कैसी खाम ख्याली। तो ये प्रेमघन के द्वारा रचित कुछ दोहे थे। और तीसरे जो कवि को मैंने लिया है अपनी पुस्तक से वो है विजय कुमार, बड़े चर्चित कवि रहे। उनके कविता का शीर्षक है निम्मों की मौत पर। उनका कविता का शीर्षक है निम्मों की मौत पर। वह भीगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी। एक नौकरानी रहती है, उसके बारे में यह कविता लिखी गई है। वह भीगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी। हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस। सालों साल उसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, टेलीफोन के पास उसका फटकना निषिद्ध था। हमें मालूम था लानतों गाली लात घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मूंदती थी, एक कंपन पूरी धरती पर पसर जाता था। उसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली जाती थी। हर रोज एक अनुपस्थित घाव उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। यह शरीर जो 30 बरस से इस दुनिया में था और 30 बरस उसे रहना था। अंतिम पंक्तियों में वे कहते हैं, पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी वह सहसा, उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं रहा, उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं रहा। और चौथी जो मैंने कविता चुनी हुई है वो कविता केदारनाथ सिंह जी की कविता है। मुझे बहुत प्यारी है, मैं किसान वर्ग से ही आता हूँ। कविता का शीर्षक है कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने अपने बेटे से कहा। कुछ सूत्र एक किसान ने जो अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे कुएं में कभी मत झांकना, पर उस और कभी मत जाना जिधर उड़े जा रहे हो काले कौवे। हरा पत्ता कभी मत तोड़ना, और अगर तोड़ना हो तो ऐसे कि पेड़ को जरा भी ना हो पीड़ा। रात को रोटी जब भी तोड़ना तो पहले सिर झुकाकर गेहूं के पौधे को याद कर लेना। अगर कभी लाल चींटियां दिखाई पड़े तो समझना आंधी आने वाली है। अगर कई कई रातों तक कभी सुनाई ना पड़े सयारों की आवाज तो जान लेना बुरे दिन आने वाले हैं। मेरे बेटे बिजली की तरह कभी मत गिरना, और कभी भी गिर पड़ो तो धूप की तरह उठ पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना, ताकि कल जब सूर्योदय हो तो तुम्हारी पटिया रोज की तरह धुली हुई स्वच्छ चमकती रहे, स्वच्छ चमकती रहे। और अंतिम कविता जो मैं, हमारी एक मित्र हैं, एक कवियत्री जी हैं, उनकी कविता मैं अंतिम पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है एक औरत की पीड़ा। एक औरत की पीड़ा। वह औरत थी, उसकी वो जब चाहता था अपनी मर्जी से उसे अलगनी पर से उतारता, इस्तेमाल करता और फिर वहीं रख देता। फिर आता और उसे उतार कर भोगता। जितनी बार उसे उतारा जाता टूट जाती उसके शरीर की एक नस, नजर आता चमड़ी से बहता हुआ कुछ लहू। जितनी बार उसे उतारा जाता उसके नाखूनों से भूमि कुरीदी जाती। कुरीदे गई धरती पर प्रत्येक निशान जन्म देता था कुछ जलते हुए सवालों को। उसकी आंखों का खारा पानी सूख कर जम जाता था। उसके रिश्ते घाव, उसके लड़खड़ाते पैर, उसका रत रंजित मन, उसकी लाचारी एवं उसकी बेबसी। उन तमाम पुरुषों के लिए एक अनुत्तरित सवाल जिसका जवाब खोजना अभी भी शेष है। क्या औरत केवल एक देह मात्र है? क्या औरत केवल एक देह मात्र है? तो बचे हुए समय में मैं चाहूंगा कि आप सबों के समक्ष
मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर पाऊं, अगर ऐसा संभव हो सके तो मैं कुछ कविताएं जी लिख लेता हूं। आज रविवार का दिन है और मेरी जो यह कविता है उसका शीर्षक भी रविवार का दिन है। उस कविता का शीर्षक भी रविवार का दिन है और यह कविता मैं जब छुट्टी के दिनों में रहता था तो उसी बीच में मैंने यह कविता लिखी थी। यह कविता कुठाराघात भी है वैसे वर्ग के लिए जो नौकरी पेशा है, किसी नौकरी में सफल है, कहीं पे वो कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन रविवार का दिन किनके लिए बेहतर होता है, किनके लिए वो अच्छा नहीं होता है, इसी को मंथन करते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक रविवार का दिन मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ा जाए। कहते हैं रविवार का दिन आराम करने का दिन होता है। कहते हैं रविवार का दिन आराम करने का दिन होता है, इसलिए अफसर बाबू लोग अपने निजी कामों को और अपने तन मन को आराम देने के लिए रविवार का दिन चुनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अफसर लोग अपने तन मन को आराम देने के लिए रविवार का दिन चुनते हैं। उस दिन सभी ऑफिशियल कार्य को आराम देकर वे अपने वाले आराम के दिन पिकनिक मनाते हैं, शॉपिंग करते हैं और किसी होटल में अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। अगली पंक्तियां हैं। सुना है उनके बारे में कि उस दिन वो अकारण अपने रविवार को किसी भी शर्त पर कभी भी खराब नहीं होने देते। सुना है उनके बारे में कि उस दिन वो अकारण अपने रविवार को किसी भी शर्त पर कभी भी खराब नहीं होने देते। अंत में एक व्यथा है इस कविता के साथ जुड़ी हुई। लेकिन बुधना के लिए हर आने वाला दिन खेतों में रविवार ना होकर सोमवार का दिन होता है, लेकिन एक मजदूर वर्ग का बुधना उसके लिए हर आने वाला दिन खेतों में रविवार ना होकर सोमवार का दिन होता है, जिसके लिए वो कई कई रातों को भी तैयार रहता है, जिसके लिए वो कई कई रातों को भी तैयार रहता है। खेतों के मुंडेर पर चलते चलते कोई रविवार का दिन नहीं बता सकता। खेतों के मुंडेर पर चलते चलते कोई भी रविवार का दिन नहीं बता सकता। रविवार का दिन तब भी नहीं बताया जा सकता जब फसल आंधी के कारण तहस नहस हो जाता है। रविवार का दिन तब भी नहीं बताया जा सकता जब फसल आंधी के कारण तहस नहस होकर पूरी तरह से पानी में डूबा हो और उसके रात दिन का चैन मुट्ठी में फंसी रेत की तरह उसके हाथ से छूट रहा हो। रविवार का दिन तब से बुधना के लिए नहीं है जब से अपने बलबूते उसने खेत में फसल बोना शुरू किया है। एक समय आया था उसके जीवन में जब रविवार का दिन उसके लिए रोज होता गया, जब उसके फसल उगाए, पौधे बढ़ने लगे और उसे फसल की सौंधी खुशबू चारों ओर अपने आसपास के वातावरण में दिखने लगा। और तो और कहा जाता है किसान को हमेशा बस महीने और केवल महीने के बारे में सोचना होता है। जब फसल पककर खेतों से निकल आए और उसके जीवन में कुछ रविवार के दिन जुड़ सके। एक बार बुधना भी रविवार का दिन अपने जीवन में लाने शहर गया था। एक बार बुधना भी रविवार का दिन अपने जीवन में लाने शहर गया था और कितने ही स्थानों पर मजदूरी की थी। लेकिन उसे कुछ दिनों बाद पता चला बिना पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी के बिना रविवार का दिन नहीं रह जाता। बिना सरकारी नौकरी के रविवार का दिन रविवार नहीं रह जाता। तब से वो बिना कोई प्रश्न किए खेतों में याचक की तरह अपने लिए कुछ रविवार की प्रतीक्षा में डटा हुआ है। खेतों में याचक की तरह अपने लिए कुछ रविवार की प्रतीक्षा में डटा हुआ है। धन्यवाद। अब मैं एक कविता जो छोटी सी है, जो पत्रिकाओं में कुछ छप भी चुकी है, यह कविता है, उसका शीर्षक है भूख। अनगिनत भाषाओं में लोग पले बढ़े, ईश्वर का धन्यवाद किया, लेकिन जब बात आई भूख की तब भाषाओं का कोई मोल नहीं रहा।
भूख के लिए ना अनुवाद चाहिए, ना ही भूख को शब्दों का जाल। समय के साथ भाषाओं का क्षरण चलता रहा, लेकिन आदिम में उत्पन्न पहला भाग भूख के लिए परिस्थितियों के अलावे भाषा की आवश्यकता नहीं रही। भूख वर्तमान और भविष्य भूख का ही उपजा ठहराव है। पृथ्वी, सौरमंडल और अनंत तक गैलेक्सीज, अनगिनत समस्याओं का हल भी केवल व केवल भूख है, केवल व केवल भूख है। अगर आप लोगों के द्वारा मेरे को समय कुछ और मिल जाता है तो मैं एक कविता और पढ़ना चाहूंगा। ये आपका समय शेष है, पढ़ा जाए। जी जी, कविता का शीर्षक है चट्टान काटकर बहता पानी ईश्वर को नहीं मानता। चट्टान काटकर बहता पानी ईश्वर को नहीं मानता। हो हाहाता बेलगाम बहते पानी में डूबता समूचा आकाश पाताल। हो हाहाता बेलगाम बहते पानी में डूबता समूचा आकाश पाताल। जीवन मिटता अंधेरे में गुम है, जीवन मिटता अंधेरे में गुम है। सरपट पानी के कटोरे में तिनके जैसे सिर्फ बचे पेड़ हैं, जो सबूत दे रहे हैं बची जमीन की, फिर भी भीख नहीं मांग रहे, फिर भी भीख नहीं मांग रहे। हक है बहना उनका, जबकि अंगद के पैर गारे मानव ही रास्ते में बसे हैं, जबकि अंगद जैसे पैर गारे मानव ही रास्ते में बसे हैं। चट्टान काटकर बहता पानी ईश्वर को नहीं मानता, उसके लिए आसान होना ही रास्ता है, उसके लिए आसान होना ही रास्ता है। बेवजह हड़प लेना, तंग करना, बेवाजिब साध कर साधन बना देना, ये तो मानव की मनोवृत्ति है। बेवजह हड़प लेना, तंग करना, बेवाजिब साध कर साधन बना देना, ये तो मानव की मनोवृत्ति है। चाहे बांध हो या मोड़ कर बनाए रास्ते, चाहे बांध हो या मोड़ कर बनाए रास्ते, नश्वर होना स्वाभाविक है। कुछ भी अमर नहीं होता, कुछ भी अमर नहीं होता, फिर भी आंदोलित होता स्वभाव विनाश को नहीं मानता, फिर भी आंदोलित होता स्वभाव विनाश को नहीं मानता। डूबता जीवन नदी से ऊपर बहने लगता है, और डूबता जीवन नदी से ऊपर बहने लगता है। त्राही त्राही होती दुर्दशा, त्राही त्राही होती दुर्दशा, मानव के अस्तित्व का होता लोप, जान माल की क्षति में बंध जाता है। अंत में बाढ़ आए हिसाब किताब से, पानी की तुलना संदेहवश जीवन और मृत्यु से परे गैर वाजिब सवाल से समाप्त होता है। जीवन और मृत्यु से परे गैर वाजिब सवाल से समाप्त होता है। जी नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब आपका समय समाप्त हुआ। जी, बहुत उम्दा रचनाओं का चयन किया आपने आज की प्रस्तुति के लिए। जी, बहुत आभार। एक पांचवी कविता शीर्षक थी एक औरत की पीड़ा। वो उनकी जी वो जी सरिता सहल जी की वो कविता है, कवियत्री सरिता सहल जी। जी धन्यवाद। उड़ीसा की वो रहने वाली हैं। जी बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया प्रकाश मणि प्रबोध सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी, प्रकाश मणि जी का प्रस्तुतिकरण अच्छा था, और जो हमारा विषय रहा है कि विसंगतियों पर प्रहार करना है, तो करीब करीब सारी रचनाओं का चयन जो इन्होंने किया था उसमें ये बात थी। पुष्प मैंने दिया है इन्हें 5, जी वार मैंने इन्हें दिया है 3, और प्रस्तुति पर मैंने 3 अंक दिए हैं। जी 16 अंक 16 बार प्रदान किया गया विजयानंद विजय सर द्वारा। बहुत आभार सर, धन्यवाद। अब आदरणीय राज दादा राज सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें।
माइक ऑफ है दादा, आवाज नहीं आ रही है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत, बहुत सारगर्भित सारी रचनाएं आपका, आपने जो चयन किया राजेश जोशी जी का, प्रेमधन जी का, विजय कुमार जी, केदारनाथ सिंह और सरिता शैल जी, ये सारी रचनाओं में आपने जो विसंगतियों पर खास करके एक व्यंग्य, एक प्रहार रहा है आपका, जो हमारा विषय भी है, तो ये बड़ा खूबसूरत रहा। और आपने जो प्रस्तुति दी, जैसा कि विजयानंद जी ने बताया, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी रही। ये बात अलग है कि प्रस्तुति में थोड़ा और निखार आप ला सकते थे और ला सकते हैं। आपने अपना जो परिचय दिया है, पारिवारिक परिचय, हम सभी बहुत ही आशान्वित हैं आपसे कि ऐसे बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं कि आपको, एक तो आप शिक्षक हैं और वो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैं शायद आप। आपका विषय क्या है? आप किस विषय को अक्सर पढ़ाते हैं? हिंदी? जी, हिंदी, वाह बहुत बढ़िया। तो मैं हिंदी का आपको, शिक्षक हूँ जी। अच्छा, तो ईश्वर ने आपको ये मौका भी दिया है बड़ा खूबसूरत कि आप हिंदी को और विकसित करें और बच्चों में जो रोपण है हिंदी का, उसको विकसित करें, उसका विस्तार करें। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मैं आपको सुन रहा था और तन्मय होकर सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको सुनते हुए। आपने जो अपनी रचना दी है उसका भी लगभग लय और जो अतुकांत कविताएं आपकी हैं वो भी उसी रंग पे है, उसी ढंग पे है। तो कुल मिलाकर आपका बड़ा खूबसूरत रहा है। आपने भूख की परिकल्पना की है, आपने रविवार के दिन की परिकल्पना की है, आपने उस बहते हुए जल की बात की है जो खुद अपना रास्ता बनाता है। तो ये बड़ा खूबसूरत आपका प्रयास रहा है। तो भूख पर मैं 4 पंक्तियां अपनी कहना चाहता हूँ, जो मैं भूख को समझता हूँ और कैसे व्यक्त करता हूँ कि लगाऊं भूख का ठुमका, एक दर्द में जब गुजरता है आदमी, तो लगाऊं भूख का ठुमका, मैं गाऊं प्यास के सरगम, मैं गाऊं प्यास के सरगम, बिलखता राश सड़कों पर, बिलखता राश सड़कों पर, बजाता दर्द के घुंघरू। तो आपकी सारी कविताएं जो है वो दर्द समेटे हुई, वेदना समेटे हुई रही। मैं पुष्प के रूप में आपको 5 पुष्प देता हूं और जहां तक आपकी रचनाओं का सवाल है, आप 2 रचना और पढ़ते तो आप 5 उसमें अवश्य पाते, लेकिन 3 है, चूंकि 3 ही पढ़ी है आपने। और प्रस्तुतिकरण में थोड़ा मैंने आपको 4 दिया है, क्योंकि जो आपने प्रस्तुतिकरण दी है उसमें मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरती है आपका, आपके शब्दों का जो चयन है और उतार चढ़ाव है वो बड़ा खूबसूरत रहा। थोड़ा और इसको विकसित करें ताकि आप 5 से 5 ले जा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत प्रेम के साथ मैं ये कहूँगा कि 17 बार आप प्राप्त कर रहे हैं मेरे द्वारा। जी जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जी क्योंकि प्रकाश जी युवा हैं, लगातार लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो ये सुखेल खेल हो रहा है, ये इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो स्वरूप है, ये कवि सम्मेलन का नहीं है। हाँ, गेयता होनी चाहिए,
लेकिन रिपीटिशन जो होता है शब्दों का, वाक्यों का, तो आपका समय ही व्यर्थ जाता है। तो इस बिल्कुल, पर बिल्कुल। काम करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, और भाषाई अशुद्धियों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक हैं आप, अच्छी बात है। मैं भी शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजगीर में उप प्राचार्य हूँ अभी। जी। मूलतः मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, मेरी रुचि भी है। तो आप अच्छा करें, इन 2 चीजों पर ध्यान दें। भाषाई शुद्धि में थोड़ी कमी पाई गई कई जगह पे, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप अच्छे हैं, अच्छा करते रहेंगे, शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़िए इसी तरह से। धन्यवाद। जी जी। चलिए, पुष्परंजन जी को मैं बधाई दे दूं जो आयोजन ये कर रहे हैं अरवल में। तो इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, बातें हुई थी, पूरे प्रारूप पर चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा कि अगर रविवार होता तो मैं उपस्थित हो जाता, लेकिन रविवार के सिवा किसी वर्किंग डे पे बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जाना। तो उस दिन जो कार्यक्रम होगा, मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन उपस्थित हो सकूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और साक्षात सारे लोगों को मैं देख भी पाऊंगा। तो जैसा होता है वैसा हम लोग कर लेंगे। ये तो बड़ा ठीक है, अच्छा रहेगा। मैं भी बैंगलोर में हूँ, देखूं उस समय अगर आप आया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से वैसे ही जैसे आपने कहा है। बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, 6 तारीख को हम लोग बच्चों को जोड़ेंगे सर ऑनलाइन। उससे पहले 13 सितंबर को चैंपियनशिप है, उससे पहले हम लोग 6 तारीख को ऑनलाइन सभी बच्चों को जोड़ेंगे जितने की नॉमिनेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें आग्रह रहेगा आप लोग जुड़ेंगे और बिल्कुल 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 प्रदान करेंगे। आज की प्रस्तुति में प्रकाश मणि प्रबोध सर द्वारा कुल 33 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं।